हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे आरआरबी एमआई एग्जाम 15 दिसंबर में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, उसको हम लोग यहाँ पर हल्का से देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वालों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से, जो कि आपके 18 दिसंबर तक आपके पेपर होंगे। ठीक है, तो आज के दिन में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग हल्का से देखेंगे कि किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे आपके आने वाले अपकमिंग एनटीपीसी एग्जाम का आप हल्का बहुत आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जानता हूँ थोड़ा मैं लेट हूँ, बट जो भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, जितने भी मुझे क्वेश्चन आपके मिले हैं, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आज का सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वालों को एग्जाम था, ये 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। अब यहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चन थे दोनों पेपर में 10-10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके पेपर में क्वेश्चन में पूछे गए थे। ठीक है, 10-10 करके आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें से 10 के 10 क्वेश्चन तो नहीं मिले, और ये सारे क्वेश्चन आपके मैंने एनालिसिस वीडियो से, मैंने आपका स्टूडेंट लोग जो बोले थे, मैं उसको ही फ्रेम करके आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डाटा इधर से इधर हो सकते हैं, बट क्वेश्चन आपके हूबहू इसी तरीके से पूछे गए थे आपके पेपर में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं अपने हिसाब से मैंने फ्रेम कर दिया है। तो चलिए, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आपके सामने है, जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन है आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, और उसके बाद शिफ्ट 2 के भी कुछ क्वेश्चन है। और चूंकि मैं बता दूं, आपके पेपर में यानी एमआई कैटेगरी वालों को जिनका एग्जाम चल रहा है, उसमें मैथ के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट 1 में तो क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हल्का से अप किया गया था। बाद बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके रहते हैं, मगर इससे आप एनटीपीसी का आप हल्का बहुत आइडिया लगा सकते हो कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए मैं आज के सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैंने हल्का हल्का केवल आइडिया के लिए लिख दिया क्वेश्चन, आप चीजें समझ सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूछा गया था। बोला गया था कि इफ 32.33 मीटर ऑफ अ रोप इज डिवाइडेड इनटू अ 25 इक्वल पीस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। मतलब क्या बोला गया था कि कोई रस्सी है, 32.33 मीटर लंबी कोई रस्सी है, उसको 25 बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो आपसे पूछा था कि बताओ एक भाग का लंबाई कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। हो सकता है डेटा आपके इधर से उधर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट डेटा जो थे वो आपके थोड़े लेंदी थे, आपके सिंपल डेटा नहीं थे। समझ गए? तो बस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 32.33 को डिवाइडेड करना था 25 इक्वल पीसेस में। तो आप सिंपली, मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर को जब आप 25 से डिवाइड करते हो, तो सिंपली क्या करो, उस नंबर को 4 से डिवाइड करके 100 से डिवाइड कर दो। यानी 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 4 2 8, 1 9, और फिर आपका 4 3 12, यानी आपका क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट यहाँ और पॉइंट आपका यहाँ, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.2932 मीटर। ठीक है, यानी एक आपका जो रस्सी का भाग होगा वो होगा 1.2932 के बराबर होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया आप समझना। एक सेकेंड, मैंने 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों किया ये समझो, क्योंकि देखो 25 से अगर कोई नंबर को डिवाइड करने बोलो या फिर 5 से डिवाइड करने बोले, ये सब नंबर ऐसे हैं जिससे आप 100 बना सकते हो। यानी सिंपली अगर कोई भी नंबर को 25 से डिवाइड कर रहे हो, तो सिंपली आप उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऊपर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपका सिंपली क्या हो जाएगा, उस नंबर को 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे आपका 100 बन गया। और आप जानते हो कोई भी नंबर को 100 से डिवाइड करना कितना आसान है, डायरेक्ट केवल आपको पॉइंट ही लगाना होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो बस ये चीज आपको समझना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था नंबर सिस्टम से, किसी दो नंबर का, ठीक है, किसी कोई दो पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ आपको दे रखा था। ठीक है, किसी दो पॉजिटिव नंबर का आपको एचसीएफ दे रखा था, यानी महत्तम संप्रवर्तक दे रखा था। आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड एलसीएम, यानी उसका आपको एलसीएम बताना था, उस ऑप्शन में कौन सा हो सकता था। ठीक है, मतलब आपको किसी दो नंबर का एचसीएफ दे रखा था, आपसे सिंपली पूछा था कि बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसका एलसीएम हो सकता है उन दो नंबर का। समझ गए? तो बताओ,
यहाँ पर सिंपली आपको, मुझे आपका ऑप्शन के बारे आइडिया नहीं है, बट आप जानते हो अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए और आपसे एलसीएम का अगर पता लगाने बोल रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, उसी नंबर का मल्टीपल होगा ना कहीं, बात समझ रहे हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अगर एचसीएफ अगर आपका 77 है तो इसका मतलब ये 7 इंटू 11, यानी जो भी ऑप्शन देख लो 7 या फिर 11 का मल्टीपल में जो भी आपका नंबर होगा आप उस नंबर को टिक कर सकते हो आपका आंसर के लिए, ठीक है। यहां पर कुछ ऑप्शन हो सकते होंगे वो 7 से डिवाइड होंगे मगर 11 से नहीं होंगे, तो उस वक्त ध्यान देना दोनों नंबर आपके डिवाइड होने चाहिए, बात समझ रहे हो सकता है ऑप्शन में केवल एक ही नंबर से आपका काम चल जाए जिससे आप पता लगा ले, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बट चूंकि आपका वो नंबर आपका एचसीएफ से भी आपका डिवाइड होगा, समझ गए, यानी इसका मल्टीपल वाला ही आपका आंसर एलसीएम कहलाएगा, क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन देखो आपका पूछा गया था छोटा सा अलजेब्रा से क्वेश्चन, देख लो इस तरीका का आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी लोग एडवांस मैथ से आपके डरते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं एडवांस मैथ से क्वेश्चन बहुत बेसिक बनेंगे, अगर आपको हल्का बहुत भी पता है तो आप इजिली बना लोगे। जैसे कि सिंपली देखो ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था, a प्लस बी का वैल्यू दे रखा था, a माइनस बी का वैल्यू दे रखा था, आपसे इतना का वैल्यू पूछा था, यानी क्या पूछा था आपसे a स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली आप इसको बना सकते हो, आपको पता है a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 3 है, यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, a और b का वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे जिससे 5 बन जाएगा, तो 4 और 1 5, 4 से 1 जाएगा 3, यानी आप इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर 1, यानी 17 2 34, यानी इसका आंसर हो गया 34, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन देखो आपका पूछा गया था, ये देखो एक क्वेश्चन आप लोग और देख लो, एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से पूछा गया था। यहां पर क्या बोला गया था कि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 9 टाइम्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, लेंथ ऑफ AB इज 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ QR, ठीक है। यानी कोई दो ट्रायंगल जो आपका दोनों एक दूसरे का सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल आपको दे रखा है ABC QRP, दोनों ट्रायंगल का एरिया के बारे क्या बोला है कि जो पहला ट्रायंगल है यानी जो आपको ट्रायंगल ABC है वो दूसरे ट्रायंगल का 9 गुना है उसका एरिया, और फिर साथ में आपको एक ट्रायंगल का लेंथ दे रखा है यानी साइड दे रखा है AB 18 सेंटीमीटर और दूसरे का आपसे लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो बस आप सिंपली यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हो और तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर अब मैं इसको हटाता हूँ, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो देख लो इसी तरीके से ज्योमेट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, कुछ हेवी नहीं पूछा जाता है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओगे सभी लोग से। तो यहाँ पर आप सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पर एरिया क्या दे रखा था कि ट्रायंगल ABC इज 9 टाइम्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी अगर मैं बात करूं अगर PQR यानी मैं अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाऊं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा ट्रायंगल PQR बाय ट्रायंगल ABC, यानी अगर मैं किसी का भी ट्रायंगल, क्योंकि रेशियो में क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, एरिया के, यानी अगर मैं ट्रायंगल PQR अगर मैं 1 मान लूं इसका ट्रायंगल का एरिया तो इस एक का एरिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज 9 टाइम्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर PQR अगर 1 है तो ये ट्रायंगल कितना हो जाएगा ABC 9 हो जाएगा। तो बस यही चीज आपको समझना था, यानी 1/9 इक्वल टू, और आपका PQR का लेंथ कितना दे रखा था, आप सॉरी आपको यही पूछा था QR और आपको ये वाला AB दे रखा था 18, तो सॉल्व कर लो। तो 9 से काटोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां पर एरिया दे रखा था ना, तो QR का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि यहां पर मेरा क्या हो जाएगा 9 से काटोगे तो ये आपका 18 और 2 36 हो जाएगा, समझो मेरी बात को, 1/9 और QR बाई 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 ही लिखो आप, 9 से काट देंगे 2 बार में, यानी 18 2 36, यानी QR का वैल्यू क्या आ जाएगा, QR का वैल्यू आ जाएगा 6, क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका मध्यिका से था, यहां पर सिंपली बोला था इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x, x+3, x+5, x+7, x+10 इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कोई डेटा का आपको मध्यिका दे रखा था 9, आपसे x का वैल्यू पूछा था। तो मध्यिका निकालने आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर आप ये बना नहीं पाओगे। तो सिंपली आप देख सकते हो x, x+3, x+5,
x+7 x+10, यानी आपको टोटल कितना नंबर दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग नंबर को अरेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो नंबर पहले से ही आपका अरेंज है। नंबर अरेंज है कि नहीं है, अरेंज है, यानी बीच वाला नंबर ही मेरा मध्यिका कहलाता है। तो टोटल 5 नंबर है, 5 नंबर में बीच वाला नंबर कौन सा हो रहा है, x+5, यानी यही मेरा मध्यिका कहलाएगा और ये मेरा 9 के बराबर है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 4 निकल के आ गया, यानी इसका आंसर हो जाता 4। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन देखो कुछ इसी तरीके से पूछा गया था। ठीक है, यहां पर ये आपके सामने है, यहां पर आपको y का वैल्यू पूछा था, ये अंडर रूट में है, तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यानी अंडर रूट में है तो ये 2 निकल गया, ये 5 निकल गया, मल्टीप्लाई y है। ठीक है, अंडर रूट y का y रहेगा, 4 तो निकल जाएगा आसानी से 2 बनकर, और नीचे क्या 25 इंटू 25 है, रूट में अंडर रूट में, यानी बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये था आपका RHS में 16/625। सॉल्व करना था, 25 से काटोगे 25 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, यानी अगर मैं बात करूं ऊपर क्या 2 2 4 है, 4 से आप काट दोगे 4 बार में, यानी आपका क्या आ गया अंडर रूट y इक्वल टू 4/5 था। यानी आपसे y का वैल्यू पूछा गया था, यानी स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, यानी क्या हो जाएगा मेरा 16/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर, तो ये कुछ इस तरीके से पूछे गए थे आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन। तो टोटल 6 क्वेश्चन ही मुझे मिले थे आपका, जो मैंने आपको दिखा दी, कुछ इस तरीके से पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखो, ये भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार आपका रिपीट कर रहा हूं, डेटा हो सकता है इधर से इधर हो सकते हैं, बट क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरीके से पूछे गए थे, सिमिलर। चलिए यहां पर देखो, एक क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस से, कोई ट्रेन था या फिर कोई गाड़ी हो सकता है जिसका स्पीड आपको बता दिया गया था 18 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा था फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 36 सेकेंड। ठीक है, मतलब को कितना डिस्टेंस कवर करेगा 36 सेकेंड में, और यहां पर चूंकि क्वेश्चन में था शायद फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर में था। ठीक है, क्वेश्चन सिंपली नहीं दिया हुआ था, थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा घुमा दिया गया था और कुछ नहीं। ठीक है, तो यानी ट्रेन का स्पीड आपको या फिर कोई गाड़ी का स्पीड दे रखा था, आपसे पूछा था कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा किलोमीटर में, बताओ 36 सेकंड में। तो डिस्टेंस जानते हो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी 18 गुना 36 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि किलोमीटर में डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हो। तो 18 6 108, 10 18 3 54 और 648, यानी आपका हो जाएगा 0.648 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका उसी तरीके से अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर देखना चाहूंगा। ये इसी तरीके से हूबहू इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चलिए एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से पूछा गया था। यहां पर देखो क्या बोला गया था, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 360 मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। ये भी क्वेश्चन पूरा हूबहू है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्या बोला गया था, कोई अर्धगोला है जिसका आपको दे रखा था पेरीमीटर 360 मीटर, आपसे उसका व्यास पूछा था, यानी डायमीटर पूछा था। तो बना के आप एक बार ट्राई कर सकते हो जल्दी से। यानी सिंपली आपको पता है अर्धगोला है, तो यानी ये आपका हो गया अर्धगोला, इसी का आपको पेरीमीटर दे रखा है 360 मीटर। अब सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, कोई भी गोला का पेरीमीटर होता है क्या है, 2πr होता है। चूंकि यह आधा गोला है तो आधा से हम लोग डिवाइड कर देंगे, πr हो जाएगा। चूंकि आपको पता है अगर इसका टोटल पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ पर 2 रेडियस अब और हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये डायमीटर अभी आपका बचा हुआ है। समझो मेरी बात को, तो यहाँ पर इसका सेमी सर्कल का आपका पेरीमीटर क्या होता है फाइनली, πr + 2r। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि वो पूरा गोला का होता है 2πr, आधा करोगे तो πr, तो ये भी तो सेक्शन बचा हुआ है ना, यानी 2 ठो रेडियस। क्लियर, यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन में ये चीज आपको दे रखा था कितना 360 मीटर, आपसे डायमीटर पूछा था, यानी 2r का केवल आपसे वैल्यू पूछा था। तो मैं इसको हटाता हूं फिलहाल, तो क्या हो गया मेरा πr, यानी r अगर आप कॉमन ले लोगे तो पाई यहां हो गया और ये 2 हो गया और ये आपका 360 के बराबर हो गया। क्योंकि आपको पता है पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, 22/7। मैं एक एक चीज करके बता दे रहा हूं ताकि यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाए और कुछ लोगों के लिए बेसिक रहे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, तो मैं हर एक चीज हल्का करके बता दे रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 360, तो यहां पर हो जाएगा 7 2 14 और 14 और 22 कितना हो जाएगा आपका 26 और 36, यानी r इक्वल टू आ गया मेरा 36/7 इक्वल टू 360। यानी मैं 36 से काट सकता हूं 10
बार में, यानी आर रेडियस मेरा कितना आ गया 70 आ गया, 70 मीटर। आपसे डायमीटर पूछा था, यानी 2 टाइम्स कर दो, यानी क्या हो जाएगा 140 इसका डायमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पर हूबहू इस तरीके से पूछा गए थे। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से सेम टू सेम, ये भी आपके पूरे इसी तरीके से पूछे गए थे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था। बोला गया था कि अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 990 रुपीज ईच, गेनिंग 10% 1 आर्टिकल। ठीक है, मतलब किसी एक, मतलब कि कोई एक दुकानदार है किसी दो सामान को, मतलब दो सामान को सेम दाम पर बेचता है, जिसका मूल्य आपको दे रखा है 990 रुपीज। एक सामान को बेचने में उसको 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे सामान को बेचने में उसको 10% का लॉस होता है। आपसे उसका ओवरऑल पूछ रहा था कि उसको लॉस हुआ या गेन हुआ, ये आपको परसेंटेज में पूछा था या फिर रुपीज में पूछा था, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, बट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे गए थे आपके। अब चूंकि आप जानते होंगे, अगर आप देखो तो यहां पर आपको थोड़ा सा स्पेशल केस दिख रहा होगा, आपको बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज पूछा होता तो डायरेक्ट आप जानते हो 1% का लॉस होगा क्वेश्चन में। अगर आपसे परसेंटेज के टर्म में पूछेगा तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जानते हो यहां पर आपका जो गेन हो रहा है 10% और लॉस भी हो रहा है क्या 10%, यानी ये क्या दोनों सेम है। जब दोनों सेम होता है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करते हैं, P/L/100। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज आपको थोड़ा बहुत पता होगा, या नहीं भी पता तो आप जैसे भी बनाओगे घुमा फिरा के वही चीज आने वाला है। ठीक है, तो यहां पास अब क्वेश्चन में क्या पूछा था नहीं पता, बट ये क्वेश्चन आपके इसी तरीके से फ्रेम हुए थे। तो यहां पास आपका क्या हो जाएगा 10% एक आर्टिकल को बेचा गया। चूंकि अब मैं बता देता हूं, ये देखो सीपी, ये रहा एसपी। ठीक है, आपको पता है एक सामान को बेचे में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 का सामान 11 में बिक रहा है, यानी मैं कह सकता हूं 10 का सामान 11 में बिक रहा, और एक सामान 10 और एक में लॉस हो रहा है 10% का, यानी 10 का सामान 9 में बिक रहा है, यानी ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब आपको पता है सेम सेलिंग प्राइस है, ध्यान दीजिएगा सेम सेलिंग प्राइस है, तो सेम सेलिंग प्राइस है तो हम लोग सेलिंग प्राइस को सेम कर लेते हैं, यानी यहां हम लोग 9 से गुना कर देते हैं और यहां आपका 11 से गुना कर देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा यहां पास, यहां हो जाएगा मेरा 90 और यहां पर मेरा हो जाएगा 110, और चूंकि यहां पर मेरा क्या आ गया 99। क्लियर। अब आपसे पूछा था क्या परसेंटेज के टर्म में, तो देखो ना ये कितना हो गया 9 9 18 1 198, और सीपी कितना हो गया टोटल दोनों का दाम हो गया 200 रुपए या फिर 200 यूनिट, और बेचा जा रहा है 190 यूनिट, यानी आपका 2 का लॉस हो रहा है। तो आप हमेशा जानते हो प्रॉफिट आप या लॉस काउंट करते हो किस पे करते हो, सीपी पे काउंट करते हो, तो जैसे भी करोगे घुमा फिरा के 1% का ही लॉस होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन आपका सीआई का पूछा गया था, ये भी पूरा हूबहू इसी तरीके से पूछा गया था। यहां पर क्या बोला था गया था कि अ सम ऑफ मनी एट एसआई डबल इटसेल्फ। ठीक है, डबल इटसेल्फ होगा, डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, इन व्हाट टाइम पीरियड विल इट अमाउंट टू 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। यानी सिंपली क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कोई एक प्रिंसिपल है जो कि आपका एसआई में, ठीक है, साधारण ब्याज में बोल रहा है कि कोई एक राशि है अपना डबल हो जाता है कितने 4 सालों में। अब आपको बताना है कि बताओ कितने समय लेगा वही राशि जब आपका 4 गुना होगा तो कितना समय आपका लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत बार बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप जैसा चाहो वैसा बनाओ, आपकी मर्जी है, बट सिंपली एक फॉर्मूला होता है जो यूनिवर्सल है, आप कभी भी लगा सकते हो चाहे पॉइंट में दे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अभी तो सिंपल आपको 4 टाइम्स 2 टाइम्स बोल रहा है। अगर सपोज दैट अगर बोल दे कि कोई आपका 3.3 टाइम्स या कोई भी पॉइंट में दे देना, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मूला आपका कभी भी फेल नहीं होता। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, रेट निकालना या टाइम निकालना होता है, ये आप इसके हिसाब से इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि पहले में क्या बोला था कि कोई प्रिंसिपल डबल हो जा रहा है 4 साल में, यानी पहले आप डबल हो जा रहा है 4 साल में, यानी आप रेट निकाल लो, रेट आपको पता है यानी डबल हो रहा है, यानी एन का मतलब क्या हो जाएगा ये कितना टाइम्स हो रहा है, यानी 2 - 1 1 हो जाएगा, ये 100 हो गया, और टाइम कितना 4, यानी मैं कह सकता हूं रेट है 25% का, यानी 25% का रेट मिल गया। तो आप बता दो चार आपका 4 गुना कितने समय में होगा, यही तो निकालना था। रेट मैंने निकाल लिया 25, याद रखिएगा। अब आपको टाइम निकालना है, यानी टाइम क्या हो जाएगा n-1/100, और ये हो गया रेट। तो 4 गुना यानी 4 में से एक जाएगा 3, 3 गुना 100, और रेट कितना था 25, यानी 25 से काटेंगे 4 बार में, यानी 4 3 12 साल लगेगा, यानी करेक्ट आंसर 12। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स बस ये आपके 5 क्वेश्चन यहां हो गए और 6 क्वेश्चन यहां हो गए जो आपके पेपर आज के पेपर में पूछे गए थे, इसी तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज और यहां पर बता दूं
कि ये देखो ये MI कैटेगरी वालों का एग्जाम था, ठीक है। आप इससे केवल एक हल्का सा आइडिया लगा सकते हो, ना कि आप पूरा आइडिया लगा सकते हो कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके अब रेलवे के अपकमिंग एग्जाम में बनेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज आप भूल मत करना कि आप सोचोगे ऐसे ही बनेंगे, बट हाँ आप एक अपना माइंड सेट जरूर कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा इससे अप होगा या तो डाउन होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए, जितने आप कर रहे हो बस और अच्छे तरीके से करते रहो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास मैं फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल है पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।